नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और ये सीरीज है हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज यूपी पीजीटी के सिलेबस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आने वाले कुछ महीनों में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम डेली यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी हर टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न आ चुके हैं और जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, हर इस टॉपिक पे कम से कम 15, 20, 25 जैसा कि टॉपिक महत्वपूर्ण होगा उसके आधार पर प्रश्नों को डेली सॉल्व करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, पिछला लेक्चर हमने अपलोड किया था स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा पर। तो चलिए उसी टॉपिक से आज हम एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो वैसे इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी हमने 10-12 प्रश्नों को देखा है अलग अलग परीक्षाओं में। तो चलिए स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की इस अवधारणा से जुड़े 10 से 12 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, यानी जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन होंगे, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, सार्वभौमिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किन समाजशास्त्रियों ने किया था। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण। तो सार्वभौमिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है शब्द का, इस अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए मॉरिस ऑपलर और जीएस घुरिये, ऑप्शन बी एससी दुबे और एआर देसाई, ऑप्शन सी मैकिम मैरियट, एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी मिल्टर सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड। तो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा को समाजशास्त्र में प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है मैकिम मैरियट को, लेकिन इस शब्द को सर्वप्रथम इस्तेमाल में लेके आए कौन? लेके आए थे मिल्टर सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक तत्वों का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आपने दिशा पढ़ी होगी स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की। तो पहले सार्वभौमिकरण का आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। तो जब स्थानीय परंपराएं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से फैल जाती हैं, कोई स्थानीय त्यौहार था, कोई स्थानीय मान्यताएं थी, कोई स्थानीय उत्सव है, देवी देवताएं हैं, संस्कृति है, जब वो राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ले लेती है, इसे कहते हैं सार्वभौमिकरण। इसका मतलब कोई चीज ग्रास रूट लेवल से, स्थानीय स्तर से, क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर का रूप धारण कर ले, तो कौन सी दिशा होगी? क्षैतिज रूप से एक ही स्तर पर, बाहरी समाज से भीतर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर। तो आसान भाषा में हम क्या पढ़ते हैं, स्थानीयकरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, और सार्वभौमिकरण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ी गांव में स्थानीय स्तर पर पूजे जाने वाले गोवर्धन का कालांतर में संस्कृत ग्रंथों में शामिल होकर अन्नकूट बनना किस अवधारणा का सटीक उदाहरण है। अब देखिए, मैकिम मैरियट ने देखा किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करते हुए कि जो वहां पर स्थानीय स्तर पर गोवर्धन पूजा होती थी, उसे धीरे धीरे हमारे कृष्ण साहित्य है, भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, उनसे जोड़कर गोवर्धन पूजा को ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? एक स्थानीय त्योहार, एक स्थानीय उत्सव आज पूरे भारत भर में मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ? स्थानीयकरण हुआ कि सार्वभौमिकरण हुआ? तो ये संस्कृतिकरण हुआ या आधुनिकीकरण हुआ? तो जब भी कोई स्थानीय मान्यता पूरे भारत में लागू हो जाए, स्थानीय त्योहार पूरे भारत में प्रभावशाली हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये सार्वभौमिकरण कहलाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब 4 विशेषताएं हैं सार्वभौमिकरण की, कौन सा कथन सत्य है? लघु परंपराएं नष्ट नहीं होती, बल्कि वे बृहद परंपरा का निर्माण करती हैं। इसमें लघु परंपराएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। इसमें बृहद परंपरा अपना साहित्यिक स्वरूप खो देती है। ये प्रक्रिया केवल उच्च जातियों तक सीमित होती है। तो सार्वभौमिकरण का संबंध जातियों से नहीं है, ये तो हमें सीधे स्पष्ट होनी चाहिए।
सार्वभौमिकरण में क्या होता है, स्थानीय परंपरा राष्ट्रीय परंपरा का रूप ले लेती है। तो क्या किसी ग्रामीण इलाके में, किसी पहाड़ी इलाके में, उत्तराखंड या हिमाचल के किसी गांव में कोई स्थानीय देवी देवता हैं, कोई स्थानीय उत्सव है, अगर सब लोग उसे मनाने लगे पूरे भारत में, तो क्या स्थानीय स्तर पर वो उत्सव समाप्त हो जाएगा? बल्कि वो तो और विकसित हो जाएगा, ठीक है, और प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये कहना कि लघु परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, ये गलत है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। लघु परंपराएं नष्ट नहीं होती, बल्कि वो बृहद परंपरा के रूप में निर्मित हो जाती हैं सार्वभौमिकरण के दौरान। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 4 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न, वैदिक देवी देवताओं या महाकाव्यों के पात्रों का गांव में नीम के पेड़ या किसी पत्थर के रूप में पूजना किसका उदाहरण है? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कोई परंपरा है जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है, महाभारत या महाकाव्यों में उल्लेखित है। इसका मतलब वो कैसी परंपरा है? बृहद परंपरा है। क्योंकि जिस परंपरा का उल्लेख हमारे ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में या शास्त्रों में होता है, उसे हम बृहद परंपरा कहते हैं। अगर वो परंपरा किसी स्थानीय स्तर पर लागू हो रही है, किसी पेड़ की पूजा के रूप में या पत्थर की पूजा के रूप में, उस ग्रंथों में उल्लेखित जो पात्र हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर पूजा जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सार्वभौमिकरण, सांस्कृतिकरण, स्थानीयकरण या आधुनिकीकरण। यहाँ पर सार्वभौमिक परंपरा यानी बृहद परंपरा लघु परंपरा का रूप ले रही है, यानी ग्रास रूट लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपना रूप परिवर्तित कर रही है। इसे कहते हैं स्थानीयकरण। क्लियर? जैसे आप देखिए महाकाव्यों की बात हो रही है, देवी वैदिक देवी देवताओं की बात हो रही है, तो रामायण में पात्र है मेघनाथ। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति में मेघनाथ की पूजा होती है। स्थानीयकरण हो गया, क्योंकि एक बृहद परंपरा से जुड़ा साहित्य है, महाकाव्य है रामायण। उस रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र है मेघनाथ, उनकी पूजा मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति में होती है। तो ये क्या कहलाता है? स्थानीयकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, मैकिम मेरिट द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सार्वभौमिकरण के अंतर्गत लघु परंपरा के सांस्कृतिक तत्व ऊपर की ओर बढ़कर बृहद परंपरा का भाग बन जाते हैं। ये तो सही बात है, लघु परंपरा के तत्व राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली हो जाते हैं और बृहद परंपरा का अंग बन जाते हैं। इसी को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लघु परंपराएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और बृहद परंपरा में विलीन हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर उत्तराखंड के इलाकों में, नागालैंड में या सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में या उत्तर प्रदेश के किसी गांव में कोई पर्व मनाया जा रहा है, अगर वो पर्व पूरे भारत में मनाया जाने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्व उस गांव में, उस क्षेत्र में समाप्त हो जाएगा या उसका पूरा विलीन हो जाएगा, उसका कोई महत्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन 2 सही नहीं है। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल एक कथन, एक ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अध्ययन में सार्वभौमिकरण तथा स्थानीयकरण से संबंधित विद्वानों के योगदान के विषय में कौन सा युग्म सुमेलिखित है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलिखित है आपको ये बता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्थानीयकरण का प्रथम उल्लेख मैकिम मेरिट ने किया। ये गलत है, क्योंकि स्थानीयकरण का सबसे पहला उल्लेख मैरिस ऑपलर ने किया था। किशनगढ़ी गांव का क्षेत्रीय अध्ययन मॉरिस ऑपलर ने किया। ये गलत है, मैकिम मेरिट ने किया था। परंपराओं का चक्रीय मॉडल ए.आर. देसाई ने दिया। ये भी गलत है। सार्वभौमिकरण का प्रथम उल्लेख मिल्टन सिंगर रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। ये सही है। यानी चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। मैकिम मेरिट के अनुसार, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। ठीक है, सभी को दिख रहा है? आंसर देते जाइए अपना। मैकिम मेरिट के अनुसार जब किसी बृहद परंपरा का कोई शास्त्रीय तत्व स्थानीय समाज में पहुंचता है, तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या मुख्य परिवर्तन आता है। अब कोई बृहद परंपरा का तत्व था, स्थानीय स्तर पर पहुंचा, यानी इसका स्थानीयकरण हो रहा है, तो क्या बदलाव आएगा? वह तत्व और अधिक तर्कसंगत व्यवस्थित हो जाता है, वह तत्व स्थानीय भाषा विश्वासों के अनुरूप ढल जाता है, वह तत्व राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक लोकप्रिय हो जाता है, वह तत्व अपने लिखित साहित्य स्वरूप को स्थायी बना लेता है। जब भी कोई बृहद परंपरा स्थानीय स्तर पर पहुंचती है, तो वो स्थानीय भाषा,
स्थानीय खान पान, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय रीति रिवाजों, स्थानीय जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। क्लियर? याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैकम मेरिट के अनुसार लघु परंपरा और बृहद परंपरा के मध्य संबंध की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो लघु परंपरा बृहद परंपरा एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि यहां पर मैकम मेरिट ने जो रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु परंपरा बृहद परंपरा की अवधारणा है उसके बीच की अंतःक्रिया को समझाया है, इंटरेक्शन को समझाया है कि कभी कभी ये होता है कि बृहद परंपराएं लघु परंपरा के रूप में डेवलप हो जाती हैं और लघु परंपराएं बृहद परंपरा का रूप ले लेती हैं। तो ये अंतःक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इनके बीच में संबंध कैसा है? इनके बीच में जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी, द्विमार्गीय और चक्रीय अंतःक्रियात्मक संबंध होता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्थानीयकरण की प्रक्रिया को सर्वाधिक सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण स्थानीयकरण की प्रक्रिया को सबसे सर्वाधिक सटीक रूप से व्यक्त करता है? यानी स्थानीयकरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? स्थानीयकरण का मतलब बृहद परंपरा का स्थानीय स्तर पर लागू होना या प्रभावी होना, इसे स्थानीयकरण कहते हैं। पूर्वी भारत की छठ पूजा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलना, ये तो सार्वभौमिकरण है। मकर संक्रांति का गांव में संक्रांत के रूप में गोबरदान से जुड़ना, ये सही बात है, ये स्थानीयकरण का उदाहरण है। स्थानीय लोक देवता का संपूर्ण राज्य में मुख्य देवता बन जाना, ये भी सार्वभौमिकरण है। ग्रामीण गोवर्धन पूजा का कृष्ण साहित्य में शामिल होना, ये भी सार्वभौमिकरण है। पूछा गया है स्थानीयकरण, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मैकम मेरिट ने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणाओं को प्रतिपादित करने के लिए भारत के किस विशिष्ट गांव में गहन क्षेत्रीय कार्य किया? अब तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है, इसमें तो कोई गलती होनी ही नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ी गांव। कौन से जिले में आता है? याद रखिएगा, ये आता है अलीगढ़ पे। कौन से जिले में है? अलीगढ़ जिले में आता है। समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे साहब ने किया था। श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था, तंजौर जिले में है, तमिलनाडु के आंद्रे ब्रताई ने किया था। कर्नाटक के रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, ये किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। क्लियर? तो ये कुछ 11 प्रश्न थे जिन्हें हमने सॉल्व किया। तो इस टॉपिक से वैसे एक प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में यूपी पीजीटी की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण से। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी यूपी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टॉपिक वाइज ऐसे कई सारे एमसीक्यू डेली आपको कराए जाएं। जो टॉपिक ज़्यादा विस्तृत होंगे तो प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी, 15, 20, 25 प्रश्न भी हम डेली सॉल्व करेंगे, लेकिन कम से कम 10-15 प्रश्न तो हम डेली सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर था और इस लेक्चर से संबंधित हमें 11 प्रश्न मिले, हमने 11 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगे और प्रैक्टिस करना आपके लिए आसान होगा। केवल रट्टा मारना या डेटाबेस की चीज़ें पढ़ के चले जाने से पेपर नहीं निकलेगा। आपने देखा अभी इस बार पेपर जो हुआ था इस साल 2026 में यूपी पीजीटी का फरवरी मार्च के महीने में पेपर बहुत लेंदी आया था। पेपर कठिन नहीं था, लेकिन जो हमारा परसेप्शन होता है कि यूथ कंपटीशन पढ़ ली, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब पढ़ के चले गए, डेटा पढ़ के चले गए, हम डेटा पे रट्टा मार रहे थे स्टूडेंट। पेपर वहाँ पे लेंदी आया, पेपर वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में चीज़ें पूछी गई थी। तो डिटेल में चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपने जो 10-11 प्रश्न सॉल्व किए हैं, इसके लिए आप चाहें तो कल हमने स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण पर 30 मिनट का लेक्चर अपलोड किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको आई बटन पर वो लेक्चर मिल जाएगा। कम से कम पहले लेक्चर को देख लीजिएगा, 30 मिनट के इस लेक्चर को पढ़िएगा, देखिएगा और उसके बाद फिर ये पेपर सॉल्व कीजिएगा। देखिए यही तरीका होता है तैयारी का। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सी किताबें पढ़ें। किताबों से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए। अगर आपका पाठ्यक्रम पूरा है, पाठ्यक्रम के अनुसार आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं, टॉपिक के अनुसार आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, पेपर हो जाएगा। आपने पाठ्यक्रम को दरकिनार करके, साइड में करके 4-5 किताबें और पीडीएफ, टेलीग्राम की पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। वैकेंसी आएंगी चली जाएंगी, आप हमेशा सालों तक तैयारी ही करते रह जाएंगे, क्योंकि आपका तरीका ही गलत है। भले आप कोर्स ज्वाइन करें ना करें किसी भी कोचिंग का या हमारा, किसी का भी मत ज्वाइन कीजिए, सबसे सही तरीका है सेल्फ स्टडी। बस अच्छी किताबें पढ़िए,
सिलेबस के सामने रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक के अनुसार नोट्स बनाइए। ये कहना कि अंडरलाइन करके पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और टॉपिक के अनुसार PYQ सॉल्व कीजिए। मार्केट में मिलने वाली 5,000 क्वेश्चन, 6,000 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके काम नहीं आने वाले हैं। क्लियर है, सीधी सी बात है। तो उसको थोड़ा सा करिए, कोशिश कीजिए। अच्छी खासी वैकेंसियाँ आ रही हैं, चुनाव का साल है तो वैकेंसियाँ भी अच्छी आएंगी। लेकिन वैकेंसी आने का फ़ायदा क्या है, अगर आपकी तैयारी ही अधूरी रह जाए। तो तैयारी को पूरा कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। क्लियर। चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा यूपी PGT के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करी और थोड़े से क्वेश्चन किए। 10-11 क्वेश्चन थे, लेकिन कल से धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी और हम टॉपिक वाइज MCQ डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो लाइव लेक्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, समय की बाधाएं होती हैं, बंदिशें हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके पास डेली कम से कम एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाए आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगर आप हमारा यूपी PGT का बैच ज्वाइन करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने पिछले साल अच्छी तैयारी की थी, 1-2 नंबर से पेपर आकर रह गया आपका, तो सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सोशियोलॉजी। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है, आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किताबें पढ़ के नोट्स बना सकें, तो आप चाहें तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है, जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, या बच्चा संभाल रही हैं, महिलाएं घर संभाल रही हैं, तो ऐसे में उनके पास हैंड रिटन नोट्स बनाने का समय नहीं होता। हमारे नए बैच में एक सुविधा है कि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं PDF नोट्स का। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर। और ये जो टेस्ट पेपर है, ये हमारी एप्लीकेशन पर भी अपलोड किया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और टेलीग्राम पर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे नए प्रश्नों के, नए टॉपिक से जुड़े नए प्रश्नों के बारे में, और कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।